चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। मेरी आवाज़ जा रही होगी और आज हमारा कौन सा सेट होगा? 33 नंबर सेट का डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट करके और शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है और क्या कहता है इसको समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में दे रखा है, मेरी आवाज़ जा रही होगी, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। कार्ज की हम बात करते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, जब कभी भी कार्ज की बात होती है ना, तो कार्ज एक प्रकार का ऊर्जा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हम किसकी बात करते हैं? तो हम यहाँ पर कार्ज की बात करते हैं। और जो कार्ज हमारा होता है ना, ये एक प्रकार का ऊर्जा होता है। कार्ज क्या है? तो ये एक प्रकार का ऊर्जा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये हमारा क्या है? तो कहेंगे एक प्रकार का ऊर्जा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कार्ज एक प्रकार का क्या है? तो कहेंगे कार्ज एक प्रकार का हमारा ऊर्जा होता है, ये ऊर्जा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कार्ज एक प्रकार का हमारा क्या कहेंगे? ऊर्जा होता है। और अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, ये कार्ज एक प्रकार का हमारा ऊर्जा होता है, ध्यान रखना इस बात को। ये क्या है? तो कहेंगे एनर्जी का एक रूप माना जाता है कार्ज को। दूसरी बात है, अगर हम कार्ज की बात करते हैं तो ये हमारा अदिश राशि में आता है। ये सदिश राशि नहीं है, ये हमारा कैसी राशि है? तो कहेंगे सदिश राशि है। और जो अदिश, ये हमारा अदिश राशि होता है। और अगर अदिश राशि है तो केवल और केवल परिमाण से ये डिफाइंड हो जाता है। अदिश राशि है तो किससे डिफाइंड होगा? ये केवल और केवल परिमाण से डिफाइंड होता है। केवल किससे? तो कहेंगे केवल परिमाण से डिफाइंड हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये केवल परिमाण से डिफाइंड हो जाता है। जो हमारा केवल परिमाण से डिफाइंड हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग यहाँ पर अदिश राशि के नाम से हम जानते हैं। तो कार्ज एक प्रकार का हमारा अदिश राशि होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है, ये केवल और केवल परिमाण को शो करता है, क्योंकि ये हमारा एक अदिश राशि होता है। तो पहला ही क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें से कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बात आप ध्यान रखना मेरे भाई, कार्ज का एक फॉर्मूला हमारा होता है कि एफ वेक्टर डॉट में क्या होता है? हम कहते हैं एस वेक्टर की हम बात करते हैं। ये बल है, ये विस्थापन है, ये अदिश गुणनफल है। तो दो सदिश का अदिश गुणनफल अदिश देता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे सामने में क्या आता है? जो कार्ज हमारा होता है तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखना, कितने सदिश की हम बात कर रहे हैं? तो दो सदिश की हम बात कर रहे हैं। यहां पर कितने सदिश की बात कर रहे हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि दो सदिशों का अगर अदिश गुणनफल की अगर हम बात करते हैं, दो सदिशों का अगर हम अदिश गुणनफल की अगर बात करते हैं, दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है ये क्या देता है? कि यहां पर अदिश देता है, ये हमें अदिश राशि देता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ये हमारा बल सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, और उसके बीच में ये हमारा अदिश गुणनफल होता है। अगर अदिश गुणनफल की बात करते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं और इसको डॉट से दिखाते हैं। तो दो सदिश का जो अदिश गुणनफल होता है ये अदिश देता है, इसलिए कार्य हमारा एक अदिश राशि होगा। वो केवल और केवल किससे डिफाइंड होता है? तो केवल और केवल वो परिमाण से डिफाइंड हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं उसमें कोई दिशा से मतलब नहीं होता है। आगे चलते हैं, आगे की बात हम करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, मैक्सिमम कार्ज हमारा कितना होता है, मिनिमम कार्ज हमारा कितना होता है। तो कार्ज का मान अगर मैक्स अगर कोई आपसे पूछता है तो डायरेक्ट आप कहेंगे सर वो एफएस होता है। और कार्ज का बात अगर मिनिमम की अगर बात करता है, न्यूनतम कार्ज कितना होगा, तो याद रखना इसको माइनस एफएस हम कहते हैं। तो ये मैक्सिमम कार्ज, ये मिनिमम कार्ज का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला को आप किसी भी सूरत में ध्यान रखिएगा कि अधिकतम कार्ज होने के लिए हम क्या करेंगे? तो एफएस लगाएंगे। और अगर न्यूनतम कार्ज की अगर बात करेगा तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग माइनस एफएस लगाएंगे। और इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर मैक्सिमम कार्ज होगा तो बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में होता है। यहां पर बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में होता है, इसलिए इसमें माइनस साइन आ जाता है, ध्यान रखेंगे। यहां पर जब एक दिशा में दोनों होगा तो थीटा का मान 0 डिग्री और यहां पर थीटा का मान 180 डिग्री हम लोग लेते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इजी क्वेश्चन है और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का हमारा उदाहरण है, ये आपको बताना है। कौन सा इसमें से हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। आप मेरे भाई बता दीजिए कि कौन सा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का हमारा एग्जांपल होता है। हम सभी लोग जानते हैं जब हम पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। आपको मेरे भाई ये बात ध्यान रखना है, हम किसकी बात करते हैं? तो हम यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे दिखाते हैं? इसको शॉर्ट में पी बोल देते हैं, लेकिन इसी को कहते हैं हम स्थितिज ऊर्जा के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है, ये
बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात आप जान लीजिए कि स्थिति में परिवर्तन के कारण हमारा क्या आता है, स्थिति में परिवर्तन के कारण आपको ध्यान रखना, आप मेरे भाई इस बात को समझिए, अगर स्थिति में परिवर्तन के कारण, स्थिति में परिवर्तन के कारण जो एनर्जी हमारा मिलता है, स्थिति में परिवर्तन के कारण जो एनर्जी मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। स्थिति में परिवर्तन के कारण स्थितिज ऊर्जा हमारा होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जनरलाइज में आप समझ लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो कितना होगा, तो mg इंटू एच होता है हमारा। ये जनरल इक्वेशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी का ये जनरल इक्वेशन हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं किसी स्प्रिंग की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मेरे भाई जब भी स्प्रिंग की बात होती है, और स्प्रिंग को हम लोग स्प्रिंग ही कहते हैं, इसमें कहीं से सोचना नहीं है। और अगर किसी स्प्रिंग की अगर हम बात करते हैं, इस स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है हमारा किस रूप में होता है, तो आपको ध्यान रखना है यहां एनर्जी अगर स्टोर्ड हमारा होता है तो वो भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होता है, इसको यू से दिखाते हैं। और ये कितना होता है, कहेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप स्प्रिंग की बात करते हैं, कहीं पर भी स्प्रिंग को खींचिए दबाइए, दोनों केस में उसमें एनर्जी स्टोर्ड होगा किस रूप में, तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। यहां पर जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है ये हम यू से दिखाते हैं उस पोटेंशियल एनर्जी को, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किसी स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, तो कहेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। ये बात ध्यान रखना, के स्प्रिंग नियतांक होता है, एक्स हमारा क्या होता है उसके अंदर विस्थापन। अगर खींचेगा तो एक्स का मान बढ़ेगा, दबाइएगा फिर भी एक्स का मान बढ़ेगा। ये खींचने और दबाने दोनों से एक्स का मान बढ़ता है। कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दबाएंगे तो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मीन पोजीशन से हम लोग देखते हैं खींचने या दबाने पर जो विस्थापन होता है उसका हम कहेंगे हमारा अगर एक्स का मान बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का मान हमेशा बढ़ जाता है। लेकिन स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होता है। और स्थिति में परिवर्तन के कारण अगर होता है तो उसमें भी हम कहते हैं कि हमारा स्थितिज ऊर्जा हमारा आता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहां पर पहला टर्म दे रखा है कि घर की छत पर रखी एक ईंट की हम बात करते हैं। अब एक बात बताइए मेरे भाई, घर की छत पर एक ईंट रखी हुई हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पहला जो ऑप्शन हमारा दे रखा है, अगर इस ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा और इधर शिफ्ट करो। अगर हम बात करते हैं यहां पर घर की छत पर रखी एक ईंट की हम बात करते हैं, मान लेते ये हमारा जमीन है, समझना गौर से। और ये अगर जमीन है तो मान लेते ये घर का हमारा क्या, तो एक छत है। ये घर की क्या, तो कहेंगे एक छत है मेरे भाई। तो ये घर की छत है और इतनी ऊंची घर है, ये हमारा क्या, तो जमीन है। इस जमीन से घर की ऊंचाई इतनी है और ये एच ऊंचाई पर हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर एक ईंट रखा हुआ है। यहां पर क्या रखा हुआ, तो कहेंगे यहां पर हमारा एक ईंट रखा हुआ है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे। ये घर की ऊंचाई हमारा कितना, तो कहेंगे एच है। और यहां पर एक ईंट रखा हुआ है, यहां पर क्या, तो ईंट रखा हुआ है। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर इसको हम ईंट कहते हैं, ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर अगर ईंट रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इस जमीन से उसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। अगर इसको इसके रेफरेंस में अगर हम देखते हैं, इसके रेफरेंस में देखते हैं, ये हमारा क्या, तो कहेंगे ये हमारा जमीन है। और इस जमीन के रेफरेंस में अगर देखते हैं तो कितनी ऊंचाई है, तो एच ऊंचाई होगा। तो इस ईंट के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो कहेंगे इसके पास हमारा mg इंटू एच हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो घर की छत पर रखी एक ईंट जो होगा उसमें कौन सा एनर्जी होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये एग्जांपल हमारा सही है मेरे भाई। घड़ी की स्प्रिंग की अगर बात करता है, जब भी घड़ी में स्प्रिंग की बात अगर करेगा तो जो घड़ी में स्प्रिंग होता है उसमें कौन सा एनर्जी होता है, तो याद रखना घड़ी के स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है हमारा कैसा होता है, उसको भी हम लोग कहते हैं। जब भी स्प्रिंग की बात करेगा, स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है एक ही लाइन में आपको कहना है कि हमारा क्या होगा, कि पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसका मतलब ये भी हमारा सही है। अगर मेरे भाई कोई कंप्रेस्ड स्प्रिंग की बात करता है, समझना गौर से, आप किसी स्प्रिंग को खींचिए तब भी उसमें एनर्जी स्टोर करेगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, फिर भी उसके अंदर एनर्जी स्टोर करता है, तो कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी करता है। कुछ नहीं सोचना है, सीधा कहना कि सर यहां भी पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट हमारा काम करेगा। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहां पर समझिएगा कि वाटर स्टोर्ड इन द एलिवेटेड रिजर्वायर अंडर वाटर सप्लाई सिस्टम, जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी जो हमारा होता है। मान लेते मेरे भाई ये जमीन है और यहां से हम लोग क्या कर दिया, तो इसमें पानी को स्टोर किए हुए हैं। इधर हमारा पानी स्टोर किया हुआ है और पानी कितनी ऊंचाई तक स्टोर किया, एच ऊंचाई तक स्टोर किया हुआ। एक डैम में पानी को हमने स्टोर कर दिया एच ऊंचाई तक। इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा ऊंचाई तक, यहां तक पानी अगर भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, इस पानी में कौन सा एनर्जी होगा, तो यहां भी पोटेंशियल एनर्जी हमारा होगा। और वह कितना होगा, तो कहेंगे mg इंटू हमारा h हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसमें भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट काम करता है। तो ए बी सी डी सभी में हमारे कंसेप्ट काम कर रहे हैं। तो इजिली आप कहोगे कि सर इसमें से सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा, चूंकि ए बी सी डी हमारा सभी के सभी ऑप्शंस यहां पर करेक्ट हैं। और आंसर इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर राइट करेंगे।
चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि एक साधारण लोलक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल कितना होगा। ये तो मेरे पास एकदम सिंपल सा बात है कि आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू हमारा कितना, तो कहेंगे 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन में हमारा जी होता है। तो मेरे भाई आपसे बोला गया है कि लंबाई को बढ़ाना है, किसको बढ़ाना, लंबाई को बढ़ाना है और आवर्तकाल की बात कर रहा है, दुइये टर्म की बात कर रहा है। तो लंबाई और आवर्तकाल का रिलेशन हम लोग लेंगे। तो लंबाई और आवर्तकाल का रिलेशन क्या लिखेंगे, टी समानुपाती हमारा अंडर रूट एल का हो जाएगा, जिसके बारे में बात कर रहा है बस उसी को कंसीडर करेंगे। और उन दोनों में रिलेशन हमारा क्या साथ कहेंगे, टी समानुपाती हमारा अंडर रूट एल का हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में अगर आप लंबाई को अगर बढ़ा रहे हैं तो उसके आवर्तकाल क्या होंगे, तो बढ़ जाएंगे, यानी मेरे भाई आवर्तकाल क्या होगा, कहेंगे यहां पर बढ़ जाएगा और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब दो अंडों को एक निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है, मेरे भाई दो गो एग है, दो अंडा की बात कर रहा है और किसी निश्चित ऊंचाई से उसको क्या करना है, किसी निश्चित ऊंचाई से उसको गिराना है, तब कहता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है। तो एगो फर्श पर गिरता है और दूसरा तकिए पर गिरता है। तो एक अंडा मेरे भाई कहां पर, तो पक्के फर्श पर गिरता है और जो दूसरा अंडा है वो तकिए पर गिरता है, तब आपसे बोला कि निम्न में से कौन सा संभावित परिणाम हमारा नहीं होगा, मतलब कौन सा घटना नहीं घटेगा, ये आपसे पूछ रहा है। मेरे भाई हम लोग यहां पर सीधा कहेंगे पहला ऑप्शन हमारा है कि विभिन्न ऊंचाई से गिराई गई वस्तु पर भिन्न भिन्न स्तर के बल लगेंगे। जाहिर सी बात है मेरे भाई, जब कोई भी ज्यादा ऊंचाई से गिरता तो उसको चोट ज्यादा लगेगा क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होती है। नहीं तो ये हमारा स्टेटमेंट यहां पर क्या तो कहेंगे सही है कि अलग अलग ऊंचाई से गिराएंगे तो उस पर बल क्या होगा, तो ज्यादा और कम अलग अलग बल हमारा लगेगा। अगर दोनों मान लेते समान ऊंचाई से गिरेंगे तो दोनों पर समान बल लगेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां पर मामला क्या है, तो एक अंडा जो हमारा फर्श पर गिरता है जो कि फ्लैट सरफेस होता है और दूसरा किस पर गिरता है, तकिए तकिए पर गिरता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहां पर विभिन्न ऊंचाई से जब गिराएंगे तो वस्तु पर भिन्न भिन्न स्तर के बल लगेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। अब कहता है कि दोनों अंडे टूट जाएंगे, नहीं मेरे पास दोनों अंडा नहीं टूटेगा, ये गलत दे रखा है। क्यों ऐसा होगा, अगर फर्श पर गिरेगा तो टूट जाएगा, लेकिन अगर आप किसी गद्दा पे अगर गिरा रहे हैं, किसी तकिया पर अगर आप गिराते हैं तो जैसे ही अंडा गिरेगा मेरे भाई तो वो तकिया जो हमारा या गद्दा जो हमारा होता है, वो गद्दा क्या करता है, उसके चोट को क्या करता है, वो क्या करता है मेरे भाई, तो नीचे धंस जाता है। एक हमारा फ्लैट सरफेस होता है, समझना गौर से, एक हमारा कैसा सतह है, तो इस सतह को हम कहते हैं कि ये हमारा फ्लैट सरफेस की हम बात करते हैं। ये यहां पर फ्लैट सरफेस की हम बात करते हैं। ये कैसा सतह है, कहेंगे इसको हम लोग यहां पर फ्लैट सरफेस कहते हैं। और यहां से जैसे ही एग गिरेगा, जैसे ही ये अंडा हमारा वो नीचे से ऊपर से गिरेगा तो इस फ्लैट सरफेस पर हमारा क्या करेगा, टकराएगा और जो अंडा है वो हमारा क्या होता है, टूट करके ये बिखर जाएगा। ये अंडा हमारा टूट करके यहां से गिरेगा, जैसे ही अंडा गिरेगा ऊपर से नीचे ये टूट करके हमारा अंडा क्या होता है, बिखर जाएगा। लेकिन अगर इसी अंडे को मेरे भाई अब कहां से, तो इसी अंडे को सेम उसी अंडे को गिराना है और जितनी ऊंचाई आप यहां पर रख रहे हैं और उतनी ही ऊंचाई को आप यहां पर मेंशन कीजिए, जितना ऊंचाई यहां है उतना ही ऊंचाई यहां लीजिए। लेकिन यहां पर कह रहा मेरे भाई पिल्लो पर आपको गिराना है। किस पर गिराना, तो एक पिल्लो की आप बात कर लीजिए, इस पिल्लो पर आपको गिराना है। जब मेरे भाई इस पिल्लो पर आप गिराएंगे तो ये पिल्लो पर जैसे ही गिरेगा, तकिया पर गिरेगा तो होगा क्या, तो ये जो हमारा तकिया होता है, ये तकिया क्या करेगा, तो जैसे ही इस पर गिरेगा तो ये तकिया मेरे भाई क्या होगा, तो उसके अंदर जाकर के ये अंडा जो होता है इस तरह से धंस जाएगा, इस तरह से ये धंस जाएगा। अगर ये धंसता है तो मेरे भाई चोट हमारा कम लगता है, क्योंकि लगना चाहिए था यहां फ्लैट सरफेस पर, लेकिन वो जैसे धंसेगा उसके चोट कम हो जाते हैं। यहां पर बल क्या होगा, कि कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये नहीं फूटेगा, ये बच जाता है। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई इस बात को समझना, यहां पर आप कहेंगे कि अंडा को ऐसे गिराया गया तो ये क्या होगा, तो इसके अंदर हमारा इस तरह से यहां पर धंस जाता है, इसके अंदर यहां पर जाकर के ये धंस जाएगा, तब हम कहेंगे मेरे भाई ये क्या करेगा, तो उसके चोट को ये क्या करेगा, तो कम कर दे। जैसे ही वो धंसेगा उसके अंदर तो चोट कम हो जाएगा। तो यहां पर मेरे भाई फोर्स क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा, यहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा, लेकिन यहां पर हमारा फोर्स क्या होगा, तो यहां पर हमारा फोर्स जो होगा मेरे भाई यहां पर कम हो जाएगा। और जब फोर्स कम होगा तो हम कहते हैं कि यहां पर हमारा अंडा नहीं टूटेगा। यहां पर कह रहा है कि दोनों अंडे टूट जाएंगे। मेरे भाई दोनों अंडा तभी टूटता जब दोनों फ्लैट सरफेस पर गिरता समान ऊंचाई से, तब हम कहते हैं। तो ये गलत है, यही आंसर करेंगे। अगला दे रखा है कि पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करता है। विस्तृत बल कहने का मतलब ज्यादा बल कार्य करता है। मेरे भाई इस बात को समझिएगा, यहां से अंडा जब गिरेगा तो यहां पर हमारा बल ज्यादा लगेगा, चूंकि ये
कंप्लीट फ्लैट सरफेस है, ये दबेगा नहीं, ये कंप्लीट फ्लैट है, तो यहां पर आपको क्या कहेंगे, यहां पर फोर्स हमारा ज्यादा जनरेट करेगा। लेकिन जब यहां से अंडा मेरे भाई नीचे की ओर गिरेगा, या तकिया पर जब गिरेगा, पिल्लो पर जब ये गिरेगा, तो पता चलेगा कि ये पिल्लो को क्या करेगा, तो नीचे दबा देगा। और वैसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि यहां पर फोर्स कम हो जाएगा, और जब फोर्स उस पर कम लगेगा तो हम कहेंगे यहां पर हमारा अंडा नहीं टूटेगा। तो ये दोनों अंडे टूट जाएंगे, जो कि गलत दे रखा था। बाद बाकी मेरे भाई ये हमारा सही स्टेटमेंट बोला है कि अगर मान लेते कि फ्लैट सरफेस पर गिरेगा तो एक बड़ा बल काम करेगा, और बड़ा बल के कारण वो हमारा अंडा टूट जाएगा। तो ये सही था, ये सही था, कहेंगे ये दूसरा वाला गलत था, तो जो गलत था वही आंसर करेंगे, और ऑप्शन आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये किसी भी सूरत में हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुमारी खुशीकरण नियुक्ति का क्लास डेली चलता है पम्मी, हाँ नियुक्ति बैच की क्लासेस डेली चलती है। तन्नू मोड़िया जी कह रहे हैं कि सर 9-10 के लिए पर्याप्त है इतने से। 9-10 के लिए अगर आप क्लासेस कर रहे होंगे तो आप कौन सा बैच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आप लगातार 10 बजे से रात के 10 से 12 जो हमारी क्लासेस चलती है, अगर आप इसको डेली वॉच करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, बाद बाकी और भी क्लासेस करने के लिए हमारे बहुत सारे बैचेज है। थ्योरी बैच के लिए अगर आपको करना होगा तो इंजेक्शन बैच अवेलेबल है, आपका न्यू बैच होगा, उसमें काफी डिटेल में हम क्लासेस आपको दे रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको प्रैक्टिस मेरे साथ अगर करना होगा तो उसके लिए नियुक्ति बैच में हम आपको क्लासेस दे रहे हैं। 4000 क्वेश्चन वहां पर अलग से करा रहे हैं। तो 4000 क्वेश्चन एक जैसा नहीं रहेगा, उसमें वेरिएशन आएगा, काफी वेरिएशन लाएंगे क्वेश्चंस में, इसलिए वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप 6 to 8 वाले बच्चे हैं, 9-10 वाले बच्चे हैं, पीआरटी वाले बच्चे हैं, सबको बेनिफिट करेगा। कोई कॉमन पेपर वगैरह वाला बच्चा, जो भी बच्चा है साइंस की तैयारी कर रहा है, सबको साइंस में बेनिफिट होगा। इसलिए बहुत ही प्यार से इस क्लासेस को आप वॉच कीजिए। सर ये यस सर, इंजेक्शन बैच और नियुक्ति बैच है सर, हो जाएगा। हाँ, अगर इंजेक्शन बैच और नियुक्ति बैच अगर आप कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। आप क्लास वर्क कीजिए। आगे चलते हैं। एक टैंक को, ये क्वेश्चन मेरे भाई बहुत बेहतरीन है। जो इस क्वेश्चन का आंसर करेगा मेरे भाई, उसको मेरे तरफ से गिफ्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेगा उसके लिए मेरे तरफ से गिफ्ट होगा। बस हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन के आंसर आपको बोले थे करने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, आप करके आंसर आपको करना चाहिए था। कहता है मेरे भाई एक टैंक की हम बात करते हैं, समझिएगा इसमें थ्योरी छुपा हुआ है, जिसे कंसेप्ट बढ़िया होगा वही अच्छे से कर सकता है। कहता है कि एक टैंक को एक समान क्षैतिज से, एक टैंक को क्या करना मेरे भाई, तो एक टैंक को क्या करना है, एक समान क्षैतिज त्वरण से एक टैंक को कैसे लेके जाना है, तो एक समान क्षैतिज त्वरण की हम बात करें, समझना गौर से। त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से हमारा भरा गया उस टैंक में। आंशिक रूप का मतलब होता है कि कुछ खाली जगह होगा। आंशिक रूप से हमारा क्या, तो यहाँ पर द्रव भरा हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी कि एक टैंक है जो कि एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से हमारा भरा गया है, ये आपसे कह रहा है। कैसे भरा हुआ, तो कहेंगे आंशिक रूप से हमारा भरा गया है। निम्नलिखित में से टैंक में द्रव की सतह के लिए, निम्नलिखित में से टैंक में द्रव की सतह के लिए आपसे बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ये आंसर करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? 2 से 4 क्वेश्चन ही बायो का होता है, 2 से 4 क्वेश्चन होता है, ज्यादा क्वेश्चन होता है। डेली क्वेश्चन तो कराते हैं और धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा, सब कुछ का उसमें अलग अलग लेवल आएगा। आप क्लास तो करते तो रहिए सर, ज्यादा फिजिक्स का ही क्वेश्चन कराते हैं ऐसा थोड़ी है। बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, सबका कुछ जिसको रैंडम क्वेश्चन रहता है, ऐसा कोई रिसर्च नहीं है कि हम खाली फिजिक्स का देते हैं। उससे बढ़िया तो हमको बायोलॉजी पढ़ाने में लगता है। अब तुम लोग इसमें से जो जूलॉजी बोटनी वाला होगा वो सोचता होगा खाली हमको जूलॉजी बोटनी का क्लास कराते रहे, तो ऐसा नहीं ना होता, सब तरह का क्वेश्चंस कराएंगे ना। अखंड ज्योति बैच और नियुक्ति बैच लिए हैं सर, बिल्कुल हो जाएगा ना, ऐसा रोय जी आप लगातार तैयारी कीजिए, हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है। सबसे पहला चीज तो समझना है कि एक टैंक की बात कही गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर टैंक बनाएंगे कि एक टैंक हमारा कुछ ऐसा ये टैंक है। हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर एक टैंक का निर्माण करते हैं और ये टैंक हमारा जो होगा कुछ इस तरीके का हमारा ये टैंक होता है। ये हमारा क्या कहेंगे, यहां पर एक टैंक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा एक टैंक है, इस तरीके से हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं। ये हमारा क्या है मेरे पास, इसको हम लोग कह दिए कि ये हमारा यहां पर एक टैंक है और इस टैंक में द्रव पदार्थ भरा हुआ है, लेकिन आंशिक रूप से भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है, तो आंशिक रूप से भरा हुआ है, समझना गौर से। और इसको क्या कहते हैं मेरे पास, तो इसमें मान लेते हैं चक्का लगा हुआ, पहिया लगा हुआ है और ये एक समतल सतह हमारा यहां पर बना। कंसेप्ट बेहतरीन है, समझना गौर से। यहां पर क्या है, तो हम कहेंगे इस तरीके से ये हमारा समतल सतह है और इस समतल सतह पर ये हमारा क्या, तो टैंक आगे की ओर बढ़ेगा।
बढ़ेगा। लेकिन इसमें बोला गया द्रव जो भरा हुआ है वो मान लेते द्रव हमारा इस लेवल तक हमारे इसमें द्रव भरे हुए हैं और आंशिक रूप से भरा हुआ मेरे भाई, ये जरूरी नहीं कि आधा भरा हुआ है, आप कहेंगे कि हमारा जो आंशिक रूप से भरा हुआ कुछ इस तरीके से हमारा द्रव भरा हुआ है, ठीक है, पूरा नहीं भरा हुआ, कुछ खाली है हमारा, क्योंकि आंशिक रूप से बोला है, पार्सली हमारा फील्ड है। अब इसमें जो द्रव भरा हुआ है तो आगे आपको एक लाइन और बोला, उसको पढ़िएगा। कहता है कि एक समान क्षैतिज त्वरण से वो हमारा आगे की ओर जा रहा है। इसका मतलब मेरे भैया जो टैंक हमारा आगे की ओर जा रहा है, इसका त्वरण कितना है, तो आगे की दिशा में इसका त्वरण है, और इसके त्वरण क्या है तो कहेंगे एक समान त्वरण से हमारा किधर जा रहा है, तो आगे की तरफ। आगे का जो सिंबल हम दिखा रहे हैं वो हमारा ये सिंबल होता है, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। आगे त्वरण हमारा ऐसा है और ये त्वरित गति से हमारा आगे की ओर जा रहा है, इस बात को आप ध्यान रखना। एक समान क्षैतिज त्वरण से हमारा वो आगे की ओर जा रहा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो एक समान क्षैतिज त्वरण से अगर वो आगे की ओर हमारा जा रहा है, इसका मतलब मेरे भाई एक्सेलरेटेड है, इसमें हमारा त्वरित गति से यह आगे की ओर जा रहा है, तो हम कहेंगे मेरे भाई इनर्शिया का एक कंसेप्ट हमने आपको बताया था, याद करना। एक इनर्शिया का कंसेप्ट मैंने बताया था, जिन लोगों को नहीं पता होगा वो जान लीजिएगा। एक इनर्शिया का कंसेप्ट होता है, और इनर्शिया जो हमारा होता है एक प्रकार का फोर्स होता है, और इनर्शिया हमेशा याद रखना त्वरण के विपरीत दिशा में काम करता है। इनर्शिया जो होता है मेरे भाई ये हमारा त्वरण के विपरीत दिशा में काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। ये त्वरण के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ये चीज आपको मैंने कई बार बोला है ध्यान में रखने के लिए। ये त्वरण के विपरीत दिशा में ये कार्य करता है, ये चीज ध्यान रखना। त्वरण के विपरीत दिशा में कार्य करता है, किसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम इनर्शिया की बात करते हैं। इनर्शिया जो हमारा होता है वो त्वरण के विपरीत दिशा में काम करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इनर्शिया हमारा क्या एक फोर्स होता है, और आपको ध्यान रखना है ये हमारा झटका पैदा करता है। ये क्या देता है मेरे भाई, तो ये हमारा झटका पैदा करता है। जहां भी इनर्शिया का टर्म आता है तो वो झटका पैदा करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब मान लेते हैं मेरे भाई कि हमारा त्वरित गति से आगे की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई इस पर इनर्शिया किधर काम करेगा, तो आप कहोगे कि सर अगर त्वरित गति से ये आगे की तरफ अगर जा रहा है, मान लेते हैं कि ये त्वरित गति से हमारा इधर की तरफ आगे की तरफ ये त्वरित गति से अगर जा रहा है, इसका त्वरण कितना, तो ये त्वरण इधर है। अगर ये त्वरित गति से आगे की तरफ जा रहा है तो जाहिर सी बात है इस पर इनर्शिया किधर काम करेगा, ये सर इसका इनर्शिया जो इस पर काम करेगा ना, इनर्शिया हमारा इधर की ओर काम करेगा, इसको जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व जो हमारे इधर काम करेगा तो मेरे भाई ये पानी को क्या करेगा, तो इधर की ओर हमारा पानी की ओर फेंकेगा। झटका हमारा पीछे की ओर मारेगा, क्योंकि जिधर हमारा जड़त्व होगा उधर ही झटका लगेगा। जब इधर की ओर झटका लगेगा पानी का, तो पानी का हमारा लेवल कैसा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो पानी का लेवल हमारा होगा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। पानी का लेवल हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे भाई यही इनर्शिया क्या करेगा, तो पानी को इधर फेंकाएगा, इधर लेकर के आएगा, इधर वाले पानी को इधर शिफ्ट करेगा, तो ये लेवल ऊपर चला जाएगा और ये लेवल नीचे चला जाएगा। यानी मेरे भाई ये इनर्शिया क्या कर रहा है, इसको झटका देगा ऐसे करके। जब इनर्शिया झटका देगा तो पानी किधर शिफ्ट करेगा, तो कहेंगे जिधर हमारा झटका लगेगा उधर पानी शिफ्ट करेगा, तो पानी उधर ऊपर चढ़ जाएगा, पानी इधर नीचे की ओर चला जाता है। अब आप इसको पढ़िए और ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक इस बात को समझिएगा। कहता है मेरे भाई कि द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है, तो जो द्रव की सतह है वो गति की दिशा में गिरता है। गति की दिशा किधर, आगे की तरफ, और वह द्रव की सतह किधर गिरा, नीचे गिरा। इसका मतलब है कि पहले यहां लेवल था हमारा, ये लेवल गिर करके यहां पर पहुंच गया, इतना लेवल गिर गया। यानी कहने का मतलब है पहले इस लेवल था, अब ऐसा हो गया। ऐसा होने का मतलब क्या है, इधर वाला जिधर गति की दिशा है उधर हमारा लेवल नीचे गिर गया, और जिधर हमारा पीछे वाला पोर्शन है उधर हमारा उठ गया। तो द्रव की जो सतह है, द्रव की जो सतह है मेरे भाई, वो गति के दिशा में हमारा क्या तो कहेंगे गिर जाता है, नीचे की ओर गिर जाएगा, और टैंक के पीछे की ओर वो क्या होगा, तो हमारा उठ जाएगा। यानी कुछ ऐसा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा हमारा हो जाएगा। क्योंकि इनर्शिया पानी को झटका मारेगा, उधर पानी को इधर जमा करेगा, तो ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो गति की दिशा में नीचे गिर गया, और हम कहेंगे विपरीत दिशा में कहेंगे पीछे की दिशा में हमारा ऊपर की ओर पानी चढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ हमारा हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये ऐसा कुछ हमारा हो जाता है। एक काम करते हैं मेरे भाई, इस डायग्राम को थोड़ा और हम सही बनाते हैं, ताकि ये डायग्राम आपको थोड़ा और तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि मेरे भाई ये क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है। और जो इस क्वेश्चन को दिमाग लगा कर नहीं पढ़ेगा, फर्जी का कुछ से कुछ करेगा, तो फिर उसके तो कोई मतलब ही नहीं बनते हैं पढ़ने का। तो मेरे भाई ये हमारा ऊपर की ओर चढ़ेगा, तो कहेंगे ऐसे करके हमारा ये नीचे की ओर गिरेगा। यानी कहने वाला जो लेवल हमारा होगा वो लेवल हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ का जो पानी है ये पूरा का पूरा यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। जो पानी है मेरे भाई वो
यहां ऐसा लेवल हमारा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इनर्शिया हमारा किधर काम कर रहा है, पीछे की तरफ। जो इनर्शिया है वो किधर काम करेगा, तो कहेंगे इनर्शिया हमारा पीछे की ओर झटका देगा, क्योंकि हम कहते हैं त्वरण के विपरीत दिशा में काम कर, त्वरण अगर आगे है तो विपरीत दिशा में इनर्शिया होगा और इधर झटका मारेगा, तो जितना पानी यहां का पानी वो सब पानी यहां क्या करके जमा हो जाएगा। वही पानी मेरे भाई यहां से खाली होगा और यहां पर पानी आकर के जमा हो जाएगा। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए यहां कुछ भी नहीं है, खाली हो गया, तो आगे जिधर गति की दिशा है उधर नीचे गिर गया और इधर पीछे हमारा ऊपर उठ जाएगा। यानी आप इसको देखिए गौर से, पहला ऑप्शन को अगर गौर से देखिएगा तो पता चल जाएगा कि द्रव की सतह, जो द्रव की सतह हमारा है वो गति की दिशा में क्या होगा, क्योंकि गति की दिशा में हमारा गिरता है, और टैंक के जो पीछे का पोर्शन होता है वो हमारा क्या था, ऊपर उठता है। टैंक के पीछे की ओर अगर आप देखिएगा तो हमारा ऊपर उठता है, जैसा कि आपको यहां पर बोला गया है। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ और सोचना ही नहीं है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सर, कंसेप्ट बहुत अच्छा समझाते हैं सर, एक बार में क्लियर हो जाता है। बताइए समझ में आया क्या? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे फटाफट करके। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें मेरे भाई जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता है, दुनिया का कोई ताकत नहीं इसको क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बिना कंसेप्ट का क्वेश्चन कोई बना ही नहीं सकता, बनाएगा भी तो वो फर्जी कुछ कुछ बोलेगा, ठीक है। तो ये इसके पीछे का मेन कंसेप्ट होता है। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है कि जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई में अगर जाते हैं तो तरल पर डाला गया दबाव हमारा क्या होगा। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, गहराई को कम करने की बात कर रहा है, इजी चीज है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। एक बात बताइए मेरे भाई, किसी भी द्रव के अंदर का जब दाब मापते हैं तो हमारे पास एक एक फॉर्मूला आता है, प्रेशर इक्वल टू रो जी इंटू एच होता है। द्रव के अंदर दाब जो मापते हैं हमारा प्रेशर इक्वल टू रो जी इंटू एच फॉर्मूला होता है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहां पर रो और जी जो हम लोग यहां पर देखते हैं, ये जो रो और जी हमारा होता है ये कहीं ना कहीं हमारा क्या कहेंगे, एक कांस्टेंट होता है। ये क्या होगा तो कहेंगे, इसको हम लोग यहां पर कांस्टेंट कहते हैं। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। अब हमारे पास जो रिलेशंस निकल कर क्या आता है, ये अगर कांस्टेंट है तो हम कहेंगे प्रेशर समानुपाती हमारा किसका, तो कहेंगे गहराई का हो जाएगा। प्रेशर जो है ये समानुपाती किसका होता है, कहेंगे यहां पर गहराई का हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई एच हमारा क्या कहेंगे, एच को हम लोग यहां पर गहराई कहते हैं। एच हमारा क्या कहेंगे, गहराई, और गहराई कहने के बाद हम लोग डेप्थ की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर कह रहा है कि गहराई को कम करने की बात क्वेश्चन में कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। गहराई को कम करना है तो दाब भी कम हो जाएगा, गहराई कम होगा तो दाब के बारे में आपसे पूछा गया, दाब क्या होगा, तो कहेंगे दाब भी हमारा कम हो जाएगा। और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गहराई कम तो दाब कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पानी के अंदर दाब मापना है तो P बराबर रो जी एच का फॉर्मूला लगेगा। किसी भी द्रव पदार्थ के अंदर हम अगर दाब मापते हैं तो P बराबर रो जी इंटू एच लगता है, याद रखिएगा। और किसी गैस में भी रो जी एच का ही फॉर्मूला हमारा प्रेशर का लगता है, ये बात आपको किसी भी सूरत में पता रखना है। आयुष जी कहते हैं कि ऑफलाइन में भी मस्त पढ़ाते हैं सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गिफ्ट दीजिए, प्रीति कह रही हैं गिफ्ट दीजिए, बिल्कुल गिफ्ट देंगे आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सब लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपको सही करना होगा तब गिफ्ट देंगे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि वस्तु किसी गैस द्वारा, कह रहा है मेरे भाई वस्तु किसी गैस द्वारा, कह रहा है किसी गैस द्वारा, पात्र मतलब होता है एक वेसल्स की बात करते हैं, जो डब्बा होता है हम उसकी बात करते हैं। कह रहा है यहां पर कि पात्र के दीवार पर लगाया गया जो बल होता है वो गैस के अणुओं के द्वारा क्या होता है। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर मान लेते कि हमारे पास कोई कंटेनर है, हमारे पास एक क्या है तो एक पात्र है, और इसी पात्र को निकाय भी कह सकते हैं आप, ये हमारा पात्र है। इस पात्र में क्या भरा हुआ है तो कहेंगे इसके पात्र में गैस भरा हुआ है। मेरे भाई इस पात्र में अगर हमारा गैस भरा हुआ होता है तो एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें अगर गैस होगा तो ये गैस क्या करेगा, चारों तरफ से हमारा फोर्स लगाता, प्रेशर लगाएगा। क्योंकि गैस जो हमारा होता है ये चारों दिशा में प्रेशर लगाता है। अगर हम गैस की बात करते हैं, दीवार पे क्या करेगा तो ये चारों दिशा में, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब डायरेक्शंस में हमारा फोर्स लगाएगा। तो अगर हम कहेंगे इसके अंदर अगर हमारा गैस है तो गैस जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा हमारा कहेंगे कुछ इस तरीके से हमारा करेगा। मेरे भाई ये हमारा गैस भरा हुआ है और ये गैस चारों दिशाओं में प्रेशर हमारा एग्जर्ट करता है। ये हमारा क्या कहेंगे, यहां पर हम प्रेशर हमारा लगेगा, यानी कि अगर हम दाब की बात करते हैं तो वो चारों दिशा में इस कंटेनर पर लगेगा। तो आपको मेरे भाई ये बात ध्यान में रखना
है कि हमने एक पात्र लिया है, हमने क्या किया है, तो हमने एक कंटेनर लिया है। इस ब्लैक वाले को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग यहां पर कंटेनर के नाम से जानते हैं। और जो कंटेनर हमारा होता है इसी को हम क्या कहते हैं, तो यहां पर हम पात्र कहते हैं, ध्यान रखेंगे। कंटेनर हमारा क्या कहेंगे, एक पात्र है और उसी पर चारों दिशाओं में हमारा प्रेशर लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, और सब तरफ बराबर प्रेशर हमारा लगता है। तब कहता है किसी गैस द्वारा पात्र की दीवार पर, ये दीवार है, पात्र की ये दीवार है, दीवार पर मेरे भाई कहता है कि लगाया गया बल। देखिए बल बोलिए कि आप दाब बोलिए, दोनों एक ही चीज होता है। तो लगाया गया बल या दाब की बात करते हैं। गैस के अणुओं के हमारा कैसा होगा, क्या मेरे भाई का पात्र जो होता है वो दीवार से चिपक जाएगा? नहीं, दीवार से कभी नहीं चिपकता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये रैंडम मोशन करता रहता है। हम सभी लोग जानते हैं गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये रैंडम मोशन करता है। ध्यान रखेंगे ये कैसा मोशन करता है, तो ये रैंडम मोशन करता है, इसको यादृच्छिक गति कहते हैं। ये रैंडम मोशन हमारा करता है, यानी कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम मोशन करता है। तो अगर दीवार से टकराएगा तो फिर वहां से निकलेगा। जैसे मान लेते ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये दीवार से टकराया ऐसे, फिर यहां से हमारा ऐसे निकला, यहां टकरा गया, फिर यहां से आया ऐसे टकरा गया, फिर यहां से आया ऐसे टकरा गया। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, ये जिगजैग मोशन में रैंडम मोशन करते रहता है। कभी इस दीवार से टकराएगा, कभी इससे, कभी इससे, कभी इससे, टकराते रहता है इस तरह से हमारे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं। तो मेरे भाई अगर गैस के मॉलिक्यूल्स दीवार से टकराता है तो वो चिपक कर तो नहीं रहेगा। यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा टोटली रॉन्ग है, जो कि आप किसी भी सूरत में आप आंसर नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात है मेरे भाई कि उसकी गतिज ऊर्जा का क्षय हो जाता है। एक बात बताइए मेरे भाई, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर कहीं एनर्जी का लॉस नहीं करता है, इसमें कोई एनर्जी का क्षय नहीं होता, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। होगा क्या, जब वो दीवार से मेरे भाई टकराता है, टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन होगा। संवेग में परिवर्तन कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई संवेग में परिवर्तन कहने का मतलब उसके वेग में परिवर्तन होगा। कभी इससे टकराएगा, 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 कभी, यानी कहने का मतलब है जितना ज्यादा टक्कर करेगा उतना ही उसकी गति बढ़ जाती है। तो मेरे भाई उससे क्या होगा, अगर वेग में परिवर्तन होता रहेगा, टकराएगा तो वेग में परिवर्तन होता रहेगा। जब वेग में परिवर्तन होगा मेरे भाई तो संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन होगा, उसका कॉज क्या है, तो संवेग में परिवर्तन कहने का मतलब है कि उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है, उसमें उसके वेग में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है, उसके वेग में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। ये बात आप ध्यान रखना, संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, आप सीधा कहेंगे मेरे भाई, आप सीधा कहेंगे इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और याद रखना मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी हमारा एनर्जी का कोई लॉसेस नहीं होगा, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है, यह आपसे पूछा गया है। मेरे भाई आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप ये बता दीजिए कि द्रव और गैस में, किसमें, द्रव और गैस में आपसे बोला है कि हीट ट्रांसफर अगर होता है तो वह किस विधि द्वारा होता है। यानी कि ताप अंतरण कहने का मतलब है मेरे भाई हीट ट्रांसफर की बात कर रहा है। इसका मतलब समझिए, ये हीट ट्रांसफर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो हीट ट्रांसफर मतलब उष्मा संचरण, उसको आप उष्मा संचरण समझिए। और मैंने आपको बताया था कि उष्मा संचरण की कितनी विधि होती है, 3 विधि होती है। ठोस, द्रव और गैस के लिए उष्मा संचरण की 3 विधि होती है, चालन, संवहन और विकिरण होता है। लेकिन अगर द्रव और गैस में अगर संवहन हमारा होता है, उष्मा संचरण, तो उसको संवहन विधि कहते हैं। वो हमारा केवल और केवल संवहन विधि होता है। तो मैंने आपको बताया है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना कि उष्मा संचरण की जो विधि है, उस संचरण की विधि को जानेंगे। उष्मा संचरण की जो विधि होती है ना, कम से कम इतना जान लीजिए कि उष्मा संचरण की विधि में एक विधि हमारा होता है चालन का, और चालन विधि और उष्मा का संचरण जो हमारा होता है ये केवल और केवल ठोस वस्तु में होता है। केवल ये कहां पर हुआ, केवल ठोस वस्तु में होता है। और दूसरा याद रखिएगा मेरे भाई, संवहन विधि द्वारा जो उष्मा का संचरण होता है ये विधि है, और संवहन विधि का संचरण हमारा द्रव और गैस में होता है। द्रव में होगा और गैस में होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये द्रव और हमारा किस में होगा, तो कहेंगे गैस में होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और तीसरा जो हमारा होता है, याद रखना, जिसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, तो विकिरण कहते हैं। तो ये जो विकिरण हमारा होता है ये किसके कारण होता है, कहेंगे इसको किसी माध्यम का रिक्वायरमेंट
नहीं होता है। यहां पर मेरे भाई किसी भी माध्यम का रिक्वायरमेंट नहीं है, चूंकि ये माध्यम है, ठोस माध्यम है, द्रव और गैस माध्यम है। इसके लिए माध्यम द्रव और गैस होना चाहिए, इसके लिए माध्यम ठोस होना चाहिए, इसके लिए माध्यम कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। लेकिन विकिरण होने के लिए उच्च तापमान का होना जरूरी होता है। अगर उच्च तापमान होगा तो रेडिएशन का हमारा इमिशन हो जाता है। तो मेरे भाई यहां पर आपसे मेन कारण पूछा गया था किसका, तो संवहन विद्युत अवस्था का जो संचरण होता है वो आपसे पूछा गया था। तो हम कहेंगे द्रव और गैस में अगर होता है तो हम कहेंगे संवहन विद्युत, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्घ्य का पर क्या असर पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया। बताइए मेरे भाई कितनी बार पढ़ा चुके हैं कि आवृत्ति का एक रिलेशन हमारा होता है, और जो आवृत्ति का रिलेशन हमारा किसके साथ क्वेश्चन में पूछा है, तो यहां पर तरंग दैर्घ्य के साथ। तो आवृत्ति हमारा न्यू इक्वल टू क्या होगा, कहेंगे जो आवृत्ति हमारा होता है इसको आवृत्ति को न्यू पढ़ते हैं, और न्यू इक्वल टू हमारा सी अपॉन में लैम्डा होता है। ध्यान रखिएगा, जहां पर इस सी को कहते हैं हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है, ये हमारा क्या कहेंगे यहां पर स्पीड ऑफ लाइट होता है, और स्पीड ऑफ लाइट का मान हमारा फिक्स होता है, और ये 3 × 10⁻⁴ हमारा 8 मीटर पर सेकंड होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो आवृत्ति हमारा है ये हमारा समानुपाती क्या होगा, कि यहां पर हमारा 1 अपॉन में वेवलेंथ का हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपसे बोला यदि तरंग की आवृत्ति को अगर हम बढ़ा देते हैं, हमको किसको बढ़ाना है मेरे भाई, तो आवृत्ति को अगर हम बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ का मान हमारा घट जाएगा, यानी तरंग दैर्घ्य का मान हमारा घट जाता है। इसका मतलब तरंग दैर्घ्य पर क्या असर पड़ेगा, कहेंगे तरंग दैर्घ्य का मान घट जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। किसी माध्यम के घनत्व में एक दोलन को पूरा करने के लिए, मेरे भाई मैंने आपको बोला है कि कभी भी एक दोलन पूरा करने की अगर बात करेगा तो एक दोलन पूरा करने में जो हमारा समय लगता है उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है, एक दोलन पूरा करने में लगा समय को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर आवर्तकाल के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर आवर्तकाल के नाम से जानते हैं। और आवर्तकाल कहने का मतलब इसी को इंग्लिश में हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये आवर्तकाल को डिफाइन करता है। तो आवर्तकाल को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, समय काल भी कह सकते हैं, और उस तरंग का वो समय काल कहलाएगा। और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाता है। अगर एक दोलन पूरा करने का मतलब होता है, जैसे आप सिंपल पेंडुलम में ही देख लीजिए, मान तो ये हमारा सिंपल पेंडुलम है, और यहां जो टंगा हुआ है इसको बॉब कहते हैं। और ये बॉब मेरे भाई हमारा क्या करता था, गति करेगा। और ये बॉब जो हमारा यहां पर गति करेगा तो वो कुछ इस तरीके से गति करेगा। ये यहां से मेरे भाई चलना शुरू करेगा, यहां पर जाएगा, ऐसे जाएगा, और वापस फिर हमारा इसी दिशा में हमारा आएगा। इसका मतलब है कि जो बॉब हम लोग यहां पर देख रहे हैं वो बॉब हमारा यहां पर था। और ये बॉब जो है मेरे भाई, इस बॉब की अगर हम बात करते थे, ये बॉब हमारा यहां से चलना शुरू, मान लेते यहां पर है, तो ये बॉब हमारा यहां से चलना शुरू किया, यहां पर गया, और फिर वापस ये बॉब हमारा यहां पर अगर आ जाता है तो इसको हम कहते हैं कि एक आवर्तकाल कंप्लीट हुआ है। जहां से चलना शुरू किया अगर वहीं पहुंच जाता है उसको कहते हैं आवर्तकाल। इस बात को आप फोकस कीजिए। यहां से चलना शुरू किया, गया, और फिर ये वापस अगर अपनी पोजीशन पर आ गया तो कहेंगे एक आवर्तकाल कंप्लीट होता है। तो एक दोलन तो उसी को कहेंगे हम, जहां से चलना शुरू किया वहीं पर पहुंच रहा है तो उसको एक दोलन कहते हैं। तो एक दोलन में एक आवर्तकाल हमारा डिफाइंड होता है। इसलिए एक दोलन को पूरा करने में जो लगा समय होगा उसको हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और वही आवर्तकाल का फॉर्मूला हमारा कितना होता है, तो एक चीज तो पता चल गया कि वही हमारा आवर्तकाल होगा। और उसी आवर्तकाल का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं कितना, क्योंकि उसी आवर्तकाल का फॉर्मूला हमारा 2π√L अपन में हमारा g होता है। यानी कि मेरे पास इसकी लंबाई अगर L है तो यहां से जाने और आने में कितना समय लगेगा, तो इतना समय लगेगा। ये टाइम पीरियड हमारा बताता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे आप लोगों के लिए इंजेक्शन बैच मेरे भाई दिख रहा होगा। जो इंजेक्शन बैच हमारा है ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा, और बहुत सारे बच्चे इस क्लासेस को कर भी रहे होंगे। और इसकी फीस 799 नहीं है, ये आपको मेरे भाई, ये आपको 999 रुपये का फीस है। और ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। इसकी थ्योरी बहुत ही जानदार तरीके से हम आपको कराएंगे। पहले ही हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें बहुत डेप्थ में और बहुत बढ़िया कंसेप्ट देकर के पढ़ाएंगे, ताकि मेरे भाई इतना लेवल तक आपको पहुंचा देंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो तुम कर लोगे, बशर्ते कि तुमको मेहनत करना है। प्यार से मेहनत करोगे तो एकदम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है, समझते हैं। इस क्वेश्चन को कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, कौन सा कथन हमारा सही है, उसके ऊपर हम लोग को चर्चा करना है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, लेकिन किसके बारे में सही है तो वो भी लिख दिया है मेरे भाई। ध्वनि के वेग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है,
इसके बारे में आपको आंसर करना है। सर्दी के तुलना में गर्मी में कम होता है। मेरे भाई एक बात बताइए, अगर हम ध्वनि की वेग की अगर बात करते हैं, अगर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड की अगर हम बात करते हैं, इस पर फोकस करेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करेंगे। अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करते हैं, इसको हम लोग ध्वनि का वेग कहते हैं, इसको हम लोग ध्वनि का वेग कहते हैं, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है। तो मैंने आपको बोला था कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है ये समानुपाती हमारा होता है अंडर रूट टेम्परेचर का। अगर मेरे भाई तापमान अगर ज्यादा होगा तो याद रखना वेलोसिटी ऑफ मेरा साउंड हमारा क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा होगा। मैंने ये बात भी आपको बोला था। और दूसरी बात मैंने ये भी बोला था, अगर मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करते हैं, अगर ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगा, बाहर में अगर आर्द्रता ज्यादा होगा, तो याद रखना ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगा तो कहना वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारा ज्यादा हो जाएगा। आप यहाँ पर रिलेशन को देखने की कोशिश कीजिए, ये रिलेशन आपको किसी भी सूरत में याद रखना चाहिए। तीसरा भी रिलेशन याद रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो रिलेशन हमारा होता है ये इलास्टिसिटी का, अगर हम इलास्टिसिटी की अगर बात करते हैं इसका भी समानुपाती होता है। चौथा भी रिलेशन को आप याद रखेंगे मेरे भाई, जो हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है आप याद रखेंगे ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, अंडर रूट में डेंसिटी का। और पांचवें की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो हमारा होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये दाब पर निर्भर नहीं करता। आपके एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये प्रेशर पर निर्भर नहीं करता। ये चीज आपको ध्यान, दाब कितना भी बढ़ा घटा दीजिए वेलोसिटी ऑफ साउंड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहां देखिए सर्दी के तुलना में गर्मी में कम हो जाएगा, नहीं गर्मी में तापमान अगर बढ़ेगा, गर्मी में अगर तापमान अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारा बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। मेरे भाई यहां कह रहा है कि सर्दी के तुलना में, सर्दी के तुलना में कह रहा है गर्मी में कम हो जाएगा, नहीं गर्मी में तापमान ज्यादा तो हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होना चाहिए, गलत लिख रखा है। सर्दी और गर्मी में एक समान होगा, नहीं मेरे भाई टेम्परेचर का डिफरेंस होता है जिसके कारण हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या होगा, कम और ज्यादा होगा। सर्दी के तुलना में गर्मी में अधिक होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है मेरे भाई। गर्मी में अधिक क्यों होगा, क्योंकि गर्मी में तापमान ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा कारण हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारा क्या कहेंगे, ज्यादा हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है, अल्ट्रासाउंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है ये आपको बताना है। मेरे भाई एक बात आप सबसे पहला तो ये जानिए कि अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहां पर अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं। मेरे भाई ये अल्ट्रासाउंड जो हमारा होता है, ये अल्ट्रासाउंड की अगर हम बात करते हैं, जिस अल्ट्रासाउंड की हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना इसकी फ्रीक्वेंसी उच्च होती है, ये उच्च आवृत्ति का होता है, इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी हमारा उच्च होता है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी हमारा उच्च होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है तो आप सबको पता होगा, बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है मेरे भाई हमारा 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होता है, 20 किलो हर्ट्ज से हमारा ज्यादा होता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना होगा, तो कहेंगे 20 किलो हर्ट्ज से हमारा ज्यादा होता है, इसलिए कहते हैं ये उच्च आवृत्ति का हमारा होता है, इसमें तो कहीं से कोई शक नहीं है। 20,000 हर्ट्ज से भी हमारा इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कहेंगे, ये राइट है, गलत को खोजना है। अगला कहता है मेरे भाई किसका उपयोग उद्योग और चिकित्सा के क्षेत्र में हम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह करते हैं ना, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो वहां भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, अगला कहता है मेरे भाई दोषपूर्ण स्थान, ये भी सही है, ये भी सही है, दोषपूर्ण स्थान से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंब नहीं करता है, ये कह रहा है मेरे भाई, यही गलत है, ये गलत है, ये गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ, तो यही आंसर होगा। कहिए कैसे मेरे भाई, जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, ये मेटल डिटेक्टर में भी, मेटल डिटेक्टर के भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं, मेटल डिटेक्टर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मेटल डिटेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखना मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, मान लेते हैं कि यहां पर हमारा एक मेटल है और इस मेटल में मान लेते हैं कि कहीं पर डिफेक्ट है, मेटल डिफेक्ट को पता लगाना, मेटल डिटेक्टर का काम होता है मेटल्स में जो डिफेक्ट होता है उसका पता लगाता है। मान लेते हैं यहां पर हमारा क्या है, तो कहेंगे यहां पर जो मेटल हमारा है वो मेटल में क्रैक है यहां पर, तो अगर आप इससे क्या कीजिएगा, अगर मेरे भाई आप इससे अल्ट्रासाउंड को पास करेगा तो अल्ट्रासाउंड यहां पर क्रैक नहीं है तो सीधा निकल जाएगा, जहां क्रैक नहीं होगा वहां पर अल्ट्रासाउंड क्या होगा, तो कहेंगे सीधा निकल जाएगा। अगर आप नीचे से गुजार दीजिए अल्ट्रासाउंड हमारा सीधे निकल जाएगा, इसमें कहीं नहीं रुकावट होगा। ऐसे करके आप देखिएगा तो अल्ट्रासाउंड को
ऐसे भेजिए, आपका ये सीधा निकल जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से देखिएगा तो ये आपका सीधा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिएगा और को भेजिए, तो और को भेजिएगा तो यहां से भी सीधा निकल जाएगा, इसमें भी कोई डिफेक्ट नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप इसको ऐसे अगर भेजते हैं, अगर आप इसको ऐसे यहां पर अगर भेजते हैं और यहां पर डिफेक्ट है, तो जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते में ये रिटर्न आ जाएगा। जिस रास्ते से ये गया है उसी रास्ते में ये क्या होता है, रिटर्न आ जाता है। जिस रास्ते से ये गया, जिस रास्ते से ये गया उसी रास्ते में ये रिटर्न आ जाएगा। यानी कि मेरे भाई मेटल डिटेक्शन का काम करता है कि मेटल के अंदर कहां पर क्या तो अवरोध है, वो अवरोध का पता लगा देता है। जहां पर मेरे भाई डिफेक्ट होगा वहां से वो रिटर्न हो जाता है, प्रतिबिंब हो जाता है, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये कह रहा है कि उसका प्रतिबिंबित नहीं होगा, हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई बैक कर जाता है, रिफ्लेक्शन बैक हो जाता है, आप पार नहीं करता है बैक रिफ्लेक्शन। क्योंकि यहां पर जैसे यहां पर मेरे भाई टूटा हुआ रहेगा तो एयर आ जाता है, और एयर में हम लोग जानते हैं, एयर के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो एयर के अंदर ये वेव हमारा इस तरह से पास नहीं करता है। हम लोग के जैसे मेटल डिटेक्शन होगा तो ये फिर हमारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। यहां कह रहा है कि रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा, जिसकी वजह से ये हमारा गलत आंसर दे रखा है, ये गलत आपको दे रखा है। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है एक समतल दर्पण की हम बात करते हैं और आपको आंसर करके बताना है। बताइए मेरे में समतल दर्पण के द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना कि अगर कोई समतल दर्पण अगर हमारा होता तो वह कैसा इमेज बनाता। कई बार आपको बता चुके हैं कि जब हम समतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, समतल दर्पण कैसा कहेंगे, हमेशा काल्पनिक इमेज बनाता। मैंने कई बार आपको बोल रखा है हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, तो आपको याद रखना है मेरे में समतल दर्पण की कहानी अलग होती है, यह हमेशा काल्पनिक इमेज बनाता है। और अगर काल्पनिक इमेज हमारा कैसा होता है, हमेशा सीधा ही होगा। काल्पनिक कैसा होगा, तो ये हमेशा अगर काल्पनिक है तो हमेशा सीधा ही बनेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मेरे भाई ये समान आकार का इमेज बनाता है, ये समान आकार का इमेज हमेशा बनाता है, ये भी बात आपको एकदम याद रखना है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है, ये पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। पार्श्व उल्टा का मतलब होता है किसके सामने खड़े होंगे तो आपका दाहिना हाथ बायां दिखेगा और आपका बायां हाथ दाहिना दिखता है, उसको पार्श्व उल्टा कहते हैं। इसका मतलब समान आकार का इमेज बनाएगा, सीधा बनाएगा, पार्श्व तौर पर उल्टा बनाएगा, आभासी बनाएगा। पहला ही स्टेटमेंट हमारा राइट हो गया। अगर इसकी बात करते हैं समान आकार सीधा उल्टा की बात कर रहा है, उल्टा वास्तविक तो होवे नहीं करेगा, यहां पर उल्टी फुल्टी होवे नहीं करेगा। आप सीधा आंसर करेंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला, जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और डैश से होकर के गुजरती है तो उसी पथ का अनुसरण करती है। मेरे भाई यहां पर कह रहा है कि किस दर्पण की बात कर रहा है, नहीं लिखा है क्या, जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से। मेरे भाई यहां पर इस बात को ध्यान रखना है कि दर्पण के बारे में ही हम लोग बात कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है जब कोई परावर्तित किरण दर्पण। तो यहां पर हमको चूंकि परावर्तित किरण की बात कर रहा है तो परावर्तन हमारा किससे, दर्पण में होता है। और मान लेते हैं कि ये हमारा क्या, तो यहां पर इस तरीके से हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास एक अवतल दर्पण है और इसको कौन सा दर्पण मानते हैं, इसको हम लोग अवतल दर्पण मान करके चलते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण होता है, समझना गौर से। अवतल दर्पण के बीचों बीच एक लाइन हम लोग पास कराते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। और अगर प्रधान अक्ष जहां पर कट करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, तो पोल कहते हैं। और चूंकि मुड़ा हुआ ऐसा है तो कहेंगे सेंटर, यहां का सेंटर और पोल के बीच में हमारा मुख्य फोकस होता है। अब समझना गौर से, मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते ही अपने थ्योरी की क्लासेस में मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर प्रकाश की किरण सीधा अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से पास करते हुए दर्पण पर टकराती है, मैंने एक बात बोला था याद रखना, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से पास करते हुए दर्पण पर टकराती है तो दर्पण पर 90 डिग्री कोण बनाती है। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर प्रकाश की किरण को हम इसी के अनुदिश भेजते हैं, ऐसे भेजते हैं, तो बताइए अगर ये वक्रता केंद्र से पास करते हुए अगर दर्पण पर टकराएंगे तो जाहिर सी बात है मेरे भाई यहां पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 90 डिग्री कोण बनाएगी। यानी इस जगह पर अगर देखिएगा तो 90 डिग्री का कोण हमारा बनाएगा, ये 90 डिग्री कोण हमारा बनेगा। तो जिस रास्ते से वो प्रकाश गया है उसी रास्ते में ये रिटर्न आ जाएगा, सेम उसी रास्ते से हमारा फिर क्या होगा, तो रिटर्न आ जाता है। यदि वक्रता केंद्र से पास करते हुए, मेरे समझना गौर से, यदि कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से पास करते हुए दर्पण पर टकराती है तो वह आपका दर्पण के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहां पर भी तो वही चीज हमारा हो रहा है। यदि किसी प्रकाश की किरण, चलो हम अलग कलर से दिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा। यदि कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाकर के हमारा टकराई और मान लेते हैं कि ये हमारा प्रकाश की किरण है और ये ऐसे जाकर के टकराए, तो जाने के बाद ऐसे जाकर के टकराए तो रिटर्न भी होगी, तो मेरे भाई उसी पाथ में वो रिटर्न हो जाएगी। यानी कहने का मतलब आप सीधा सीधा साफ साफ है, ये रिटर्न भी होगी तो इसी पाथ में हमारा रिटर्न, जो कि यहां पर 90 डिग्री कोण बन जाता है।
तो मेरे भाई इस बात को ध्यान है, यहां पर हमारा एक फोकल प्लेन होता है, इसको फोकल प्लेन कहते हैं, और फोकल प्लेन के हमारा लंबवत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई आप सीधा समझ लीजिए कि जो फोकल प्लेन हमारा होता है, जो फोकस हमारा होता है एक्चुअली में ऐसा होता है, इसको फोकल प्लेन कहते हैं। तो ये फोकल प्लेन के समानांतर हमारा नहीं, फोकल समतल के हमारा क्या कहेंगे, लंबवत होगा, फोकल प्लेन के लंबवत होगा, यानी कि ऐसे गया और वापस ऐसे जा रहा है, तो फोकल प्लेन ये हाथ देख रहे हैं, ये प्लेन है, इसके लंबवत ऐसा हो जाएगा। यानी कि मेरे पास सीधा कहेंगे, इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो विपरीत दिशा में जिस रास्ते से गया उसी के विपरीत दिशा में अनुसरण कर रही है, इसका मतलब ये प्लेन होता है, फोकल प्लेन होता है। ये तो पॉइंट को दिखाते हैं, यहां पर फोकस बिंदु है, लेकिन हम बिंदु प्लेन दिखाएंगे तो ऐसे करके हम प्लेन दिखाते हैं, 3D फिगर हमारा होता है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? मेरे भाई माइक्रोफोन की हम बात करते हैं। माइक्रोफोन हमारा क्या करता है, तो किंग से परिवर्तन का काम करता है। अनाज से भूसी को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? उसको निष्पादन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको निष्पादन कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, निष्पादन का हमारा टर्म होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। निष्पादन कहने का मतलब हम मेरे भाई होता है कि पृथक्करण की विधि आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, और पृथक्करण की विधि से बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, हर एक बार पृथक्करण की विधि से क्वेश्चन आया है और आता ही रहता है। अगर हम पृथक्करण की विधि की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि एक अगर भारी चीज है, एक हल्का चीज है, आप देखिए गांव घर में लोग क्या करते हैं, महिलाएं लोग क्या करती है, अगर मान लेते हैं कि किसी भी चीज में भूसा है, चावल में भूसा है, उसको अलग करना है तो ऊपर से नीचे गिराती है और हवा की दिशा में गिराती है, तो जो हल्का चीज होता है हवा की दिशा में आगे की ओर निकल जाता है और जो भारी होता है वो नीचे गिर जाता है। आप देखते होंगे ऐसा करते हुए कि अगर ऐसे करके वो क्या करता है, उसको गिराते रहती है, हवा के दिशा में वो खड़े होकर के गिराती है, और जब हवा के दिशा में खड़े होकर के गिराती है तो जो हल्का भूसी होता है वो आगे फेंका जाता है हवा के दिशा के कारण और हवा के कारण, और जो भारी चीज होता है हमारा नीचे गिर जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निष्पादन कहते हैं। तो यहां पर वही बोला है कि अनाज की जो भूसी होती है, अनाज से मेरे भाई, अनाज से किसको अलग करना है, तो अनाज से भूसी जो होता, भूसी को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम निष्पादन कहते हैं। और ये निष्पादन हमारा क्या होता है, कहेंगे हवा की दिशा में हमारा क्या होता है, ये अलग हो जाता है। ये बात आपको किसी भी सूरत में ध्यान में रखना चाहिए, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं निष्पादन, और आपको ध्यान रखना है हल्के और भारी पदार्थ को अलग करने की ये विधि होती है। हल्के और भारी पदार्थ को अलग करने की ये विधि होती है, ध्यान रखेंगे, हल्के और भारी पदार्थ को अलग करने की क्या होती है, किंग इसको विधि कहते हैं। हल्के और भारी पदार्थ को अलग करने की जो विधि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग यहां पर निष्पादन के नाम से हम लोग जानते हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो मेरे भाई और भी बहुत सारा होता है, जैसे थ्रेसिंग भी होता है, छानना, मेरे भाई जो छानने वाला चीज होता है उसको छान करके अलग कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कहता है कि बाह्यतम कक्षा पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, तो बताइए बाह्यतम कक्षा किसका पूरी तरह से भरा हुआ है, तो कहेंगे हमारा ये 18वें ग्रुप के एलिमेंट का, 18th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे, 18th ग्रुप के सभी एलिमेंट की हम बात करेंगे, 18 ग्रुप के सभी एलिमेंट की हम बात करेंगे। 18th ग्रुप के सभी एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं उसके अष्टक कंप्लीट होते हैं, तो 18वें ग्रुप में हमारा जेनोन आता है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे, पानी को ब्लीचिंग पाउडर से मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, मेरे भाई पानी को ब्लीचिंग पाउडर से मिलाना है तो कौन सी गैस निकलती है? आज लगता है क्लास नहीं करा पाएंगे, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, हम लगता है पहले ही छोड़ देंगे आज, ठीक है, चूंकि परेशानी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। आज क्लासेस जो हम आपका यहीं छोड़ेंगे, और जो बचा हुआ क्वेश्चंस होगा तो उसको कल करा देंगे, कल डिस्कशन कराएंगे ना 40 क्वेश्चन का, तो उसी में ऐड करके करा देंगे, कल श्योर करा देंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि लगातार जो 5-6 दिन से लगातार क्लास चलता है ना, और उसमें भी सुबह से लेकर के शाम तक क्लास इतना चलता है, जिसकी वजह से अभी लग रहा है कि क्लासेस नहीं ले पाएंगे, बार बार पसीना आ रहा है, इसलिए इस क्लासेस को हम यहीं पर छोड़ेंगे। चूंकि आप देख रहे होंगे पसीना आपके सामने में दिख रहा होगा, लगातार पसीना आ रहा है, इसका मतलब आज क्लासेस हम नहीं ले पाएंगे, अभी इसको यहीं स्टॉप करेंगे, नहीं तो कराने का तो करा ही देते, ठीक है। तो हम कल करा देंगे, 40 क्वेश्चन कल होगा ना, उसी में जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको रेस्ट को मिला करके करा देंगे, अच्छे तरीके से कराएंगे, क्योंकि जितना एफर्ट के साथ लगाना चाहिए, जितना एफर्ट के साथ आपको बताना चाहिए हम बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अंदर से वो फीलिंग बेहतर नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं, मेडिसिन की कोई बात नहीं है, रेस्ट करेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा, ये लगातार थकावट के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग मेरे भाई ये निश्चिंत रहिए, कल आपकी क्लासेस हम आपको कराएंगे,
कल आपको जो क्लासेस देंगे उसी में ऐड करके सारे क्वेश्चंस को हम करा देंगे। आज हम यहीं क्लासेस को स्टॉप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो फ्लो हमारा होता है बताने का, वो फ्लो हमको मिल नहीं पा रहा है और अंदर से वो फील आ रहा है कि हमको आज रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए छोड़ रहे हैं। बीपी नपवाइए सर ना, बीपी यूपी का कोई लोचा नहीं है। ठीक है, यहाँ पूरा बंद पैक है और जब बंद पैक होता है तो उसमें तो गर्मी जाहिर सी बात तो होता ही है। कल कराएंगे आपकी क्लासेस को, आज हम यहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। मिलते हैं हम लोग फिर कल की क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।